हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द चौधरी क्लासेस पर। और देखिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं भारत की भूकार्विक संरचना, और उसमें हमने फिर स्टार्ट किया था जो भारत के पर्वत हैं, जो भारत के माउंटेन हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। और हमने पढ़ा है हिमालय के बारे में। देखिए, अब हिमालय के बाद जो हमारे देश में पर्वत स्थित हैं उनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे मैप, क्योंकि हमें सारे जो पर्वत हैं, जो पर्वत श्रेणियां हैं, जो पहाड़ियां हैं या उनकी सर्वोच्च चोटियां हैं, वो सारी चीज़ें या सारे पर्वत हमें किसके अनुसार पढ़ने हैं, तो हमें मैप के अनुसार पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, तो मैप बनाएंगे, और मैप में सारी चीज़ें हम फिर उन्हें डिनोट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं इंडिया का। देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम देखकर याद रखते हैं तो हमें ज़्यादा समय तक याद रहती है और अच्छे से समझ में आती है। तो इसलिए हम ज़्यादा जो यूज करेंगे, मैप का यूज करेंगे, और मैप पर सब चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे। भले से कैसा ही मैप बने हमसे, लेकिन जो हम चीज़ें देखेंगे वो सारी चीज़ें हम मैप पर ही बनाकर देखेंगे। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था हिमालय, और हिमालय के बाद हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो भारत के पर्वत। हम पढ़ रहे हैं भारत के पर्वत, और हमने कल पढ़ा था हिमालय। देखिए, हिमालय के बाद हम पढ़ते हैं पर्वत श्रेणी पढ़ती है। देखिए, तो यहाँ से एक पर्वत श्रेणी स्टार्ट होती है इस तरह से, और ये यहाँ तक जाती है, इस तरह से आती है पर्वत श्रेणी। और इसे हम क्या नाम देते हैं, तो इसे हम नाम देते हैं अरावली। इसे हम क्या नाम देते हैं, तो इसे नाम देते हैं हम अरावली श्रेणी। तो हम देखिए इसी के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, तो हम पढ़ेंगे अरावली श्रेणी। देखिए, अरावली श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आपसे बात करी जाए तो ये कैसा पर्वत है, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। तो ये क्या है, तो यह एक अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है। उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरी हम बात करते हैं, यह दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है। देखिए, जब हमने पर्वतों की निर्माण की प्रक्रिया देखी थी तो उसमें हमने देखा था अरावली जो है, अगर बात करी जाए जब प्राचीन काल में ये बना था तो ये क्या था, एक वलित पर्वत था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो क्रियाएं हुई, प्राकृतिक क्रियाएं और मानवीय क्रियाएं, उन क्रियाओं के कारण धीरे धीरे इसका क्षरण होता चला गया और ये कटता छटता चला गया। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसकी आकृति बहुत कम रह गई है। तो इसलिए हम इसे क्या मानते हैं, तो इसे अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। और देखिए, अगर बात करी जाए तो आपका देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ मिलेगा हमें देखने। तो अगर बात करी जाए तो ये गुजरात के अहमदाबाद से स्टार्ट होकर और दिल्ली तक आता है। देखिए, तो अगर बात करी जाए इसका विस्तार हम देखते हैं, तो विस्तार क्या है इसका, तो ये गुजरात में भी पड़ता है। उसके बाद अगर आपसे बात करी जाए कहाँ आता है, तो गुजरात के बाद कहाँ आएगा, तो ये राजस्थान आएगा। राजस्थान के बाद कहाँ आता है ये, तो राजस्थान के बाद आएगा दिल्ली। और दिल्ली के बाद इसमें आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, और वो मिलेगा आपको गुड़गांव या गुरुग्राम। हल्का हल्का इसके अवशेष। देखिए, तो गुजरात से स्टार्ट होता है, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात गुरुग्राम तक आता है। देखिए, अगर बात करी जाए, हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में इसका एक श्रेणी में से एक पर्वत पड़ता है, और उसका नाम क्या है, तो माउंट आबू। अगर आपसे पूछा जाए, बताइए माउंट आबू जो पर्वत है वो किसका भाग है, तो वो अरावली श्रेणी का ही भाग है। और माउंट आबू कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और माउंट आबू पर ही इसकी सबसे ऊंची चोटी
गुरु शिखर स्थित है और इसकी ऊंचाई अगर बात करी जाए तो कितनी है, 1722 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे गुरु शिखर है। और कहां पर स्थित है ये, तो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। देखिए माउंट आबू पर और क्या स्थित है, तो आप जानते हैं हमारे यहाँ एक धर्म चला था, जैन धर्म। देखिए इस जैन धर्म का एक मंदिर बना हुआ है, उसे हम कहते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी कहाँ है, तो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो आप बताएंगे अरावली पर्वत श्रेणी। अब देखिए अगर बात करी जाए, जैसे ये अरावली पर्वत श्रेणी है तो इसके इधर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, तो पूर्वी भाग, और इधर वाले भाग को हम कहते हैं पश्चिमी भाग। इसे हम कहते हैं पश्चिमी भाग, इसे हम कहते हैं पूर्वी भाग। तो देखिए इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं इसे साफ कर देता हूं, आगे देखते हैं। देखिए इधर लिख देता हूं। अगर बात करें जब हम अरावली को दिल्ली में देखते हैं, जब हम अरावली को दिल्ली में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इसे क्या स्थित मिलता है हमें, तो दिल्ली में अरावली की रायसेना हिल्स हैं। क्या स्थित है, तो रायसेना हिल्स। रायसेना हिल्स देखने को मिलेंगी आपको दिल्ली में। किसका भाग है वो, तो अरावली श्रेणी का भाग है। और इन्हीं रायसेना हिल्स पर क्या स्थापित है, यह क्या बना हुआ है, तो क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन। आप बताएंगे राष्ट्रपति भवन किस पर बना हुआ है, तो रायसेना हिल्स पर। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसने करवाया था, तो वो व्यक्ति जो थे निर्माण कराने वाले, उनका नाम था एडविन लुटियंस। अगर आपसे पूछा जाए ये जो दिल्ली है ये किसने बसाई थी, तो अगर आप देखिए हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं एक वंश चलता है तोमर वंश, और तोमर वंश का ही एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था अनंगपाल। तो अनंगपाल ने क्या है, दिल्ली की स्थापना करी थी। उसके बाद क्या है, इसके विभिन्न रूप परिवर्तित हुए। और अगर आपसे पूछा जाए रायसेना हिल्स कहाँ पड़ती है, तो दिल्ली में किसका भाग है, अरावली श्रेणी का। और इसी पर क्या स्थित है, तो हमारा राष्ट्रपति भवन इसी पर स्थित है। किसने बनवाया था, तो ये एडविन लुटियंस ने। अब देखिए बात करी जाए, ये जैसे मैंने आपको बताया इसका पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसका प्रभाव पड़ता है यहाँ पर आने वाले मानसून पर। जब यहाँ पर मानसून आता है, देखिए आप जानते हैं इधर अरब सागर है, इधर क्या है, हिंद महासागर है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। जो भारत में मानसून प्रवेश करता है वो दो दिशाओं से करता है, एक तो अरब सागर वाला मानसून आता है, एक बंगाल की खाड़ी वाला मानसून आता है। जब ये अरब सागर वाला मानसून यहाँ से प्रवेश करके केरल के तट से प्रवेश करके उत्तर भारत की ओर बढ़ता है, तो क्या होता है, ये जो पड़ती है अरावली श्रेणी, ये इसके समानांतर पड़ती है, जिससे क्या होता है, जो हमारा मानसून आता है वो बिना इससे टकराए सीधा आगे निकल जाता है, और आगे निकलकर ये यहाँ पर हिमालय से टकराकर पूरे उत्तर भारत में बारिश करता है। जिसके कारण क्या होता है, जब ये इसके समानांतर निकल जाता है तो इसके राजस्थान में इसके दो जलवायु के भाग पाए जाते हैं। जो पूर्वी भाग में होता है तो उसमें तो हल्की फुल्की वर्षा हो जाती है, लेकिन पश्चिमी भाग में तो बहुत ही नामात्र की वर्षा होती है। तो अगर बात करी जाए तो अरावली श्रेणी क्या करता है, तो अरावली श्रेणी राजस्थान में जलवायु का भी विभाजन करता है, या मानसून का भी विभाजन करने का कार्य करता है। तो हम देख लेते हैं वो कैसे करता है। देखिए अरावली, इससे क्या होता है, तो इससे होता है जलवायु विभाजन। जिसे हम कहां बांट लेते हैं, तो दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है पश्चिमी भाग, एक क्या होता है, तो पूर्वी भाग।
एक क्या होता है पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। देखिए अगर बात करी जाए पश्चिमी भाग में क्या होती है तो वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा बहुत कम होती है। अगर देखी जाए तो औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, औसत वार्षिक वर्षा जो होती है यहाँ पर लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। अगर देखिए यहाँ पर क्या होती है, ये वाले पश्चिमी भाग में मैंने आपको बताया क्या होता है, औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। इसीलिए क्या होता है, देखिए इस अरावली के पश्चिमी भाग में यहाँ पर क्या पाया जाता है, इधर वाला जो भाग है ये पूरा यहाँ पर जो पाया जाता है ये पाया जाता है थार मरुस्थल। अगर आपसे पूछा जाए बताइए थार मरुस्थल अरावली के किधर पड़ता है तो आप बताएंगे पश्चिम की ओर पड़ता है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, इसी कारण क्या है तो इसके पश्चिम में क्या है तो थार मरुस्थल। और आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो थार मरुस्थल ही माना जाता है, जो कहाँ पड़ता है तो राजस्थान में। पूर्वी भाग में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर बात करी जाए तो औसत वार्षिक वर्षा थोड़ी अधिक होती है। औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो थोड़ी अधिक होती है और वो होती है लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर। तो इसलिए देखिए एक ही राजस्थान में एक ही जगह पर दो तरह की जलवायु पाई जा रही है, एक और कम वर्षा हो रही है और दूसरी ओर लगभग उससे थोड़ी सी ज्यादा वर्षा हो रही है। वो किसके कारण हो रहा है ऐसा, तो ऐसा हो रहा है अरावली श्रेणी के कारण। अरावली श्रेणी से ही क्या हो रहा है, पश्चिमी भाग में एक मरुस्थल का निर्माण हुआ है जिसे हम बोलते हैं थार मरुस्थल। तो देखिए ये हमने पढ़ा है अरावली श्रेणी के बारे में और मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए आगे हम अब पढ़ते हैं इससे अगला पर्वत, और इसी के थोड़े से नीचे आता है और उसे हम कहते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये क्या था तो ये था अरावली। देखिए अगर बात करी जाए आपसे पूछा जाए विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है सबसे पहले हम देख लें, तो ये किस प्रकार का पर्वत है तो लिखेंगे आप, तो ये किस प्रकार का पर्वत है तो ये है भ्रंश घाटी पर्वत। ये भ्रंश घाटी पर्वत है। अगर दूसरा देखा जाए उसके बाद भ्रंश घाटी पर्वत होने के साथ साथ ये क्या करता है तो ये करता है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। देखिए कैसे करता है वो अभी समझेंगे एक एग्जांपल से और चित्र के अनुसार। एक बात तो ये हुई उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, और दूसरी बात अगर बात करी जाए ये क्या करता है तो ये क्या करता है जल विभाजन का भी कार्य करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। अब देखिए हम समझते हैं ये है कहाँ कहाँ। तो देखिए इस तरह से स्टार्ट होता है, ये गुजरात से कहाँ जाता है फिर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में आ जाता है और उत्तर प्रदेश से फिर कहाँ जाता है तो बिहार में, बिहार में जाकर इसमें क्या है एक प्रकार की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। ये क्या है तो ये विंध्याचल पर्वत है। ये क्या है विंध्याचल पर्वत है। और देखिए ये वाला जो पहाड़ है या ये वाला जो इसकी श्रृंखला है, ये छोटा सा पार्ट है इसका, इसे हम क्या कहते हैं तो ये जो है कैमूर की पहाड़ियां हैं और कहाँ पड़ती हैं सासाराम बिहार में। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में हमने देखा है भ्रंश घाटी पर्वत है और क्या है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। आप देखिए कैसे करता है जल विभाजक का कार्य।
यहाँ से एक नदी निकलती है और उसका नाम क्या है, गंगा नदी। और गंगा नदी निकल कर क्या है, इस तरह से बहती हुई और कहाँ जाती है, तो बांग्लादेश में बहती हुई कहाँ गिर जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए यहाँ से इधर से एक सतपुड़ा पर्वत से एक नदी निकलती है, उसका क्या नाम है, तो नर्मदा। नर्मदा इधर से बहती हुई इधर गिर जाती है। तो देखिए ये इन दोनों बड़ी नदियों के मध्य में रहता है, तो इस वजह से इसे हम क्या कह देते हैं, जल विभाजक का कार्य करता है। तो इसकी अब इसका अगर बात करी जाए, क्रम देखें हम, क्रम क्या होता है, तो सबसे आप ऊपर देखने को मिलेगा आपको हिमालय, हिमालय से नीचे आएगी गंगा नदी, गंगा नदी से नीचे क्या आएगा, फिर विंध्याचल, और विंध्याचल से नीचे क्या आएगा फिर, तो नर्मदा नदी। ये इस तरह से क्या रहता है, इसकी क्रम रहता है। तो इस तरह से क्या करता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को हम देखते हैं तो वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है और जल विभाजक का कार्य भी करता है। और इसी की क्या है, एक पहाड़ी है कैमूर, और वो कहाँ पड़ती है, तो वो पड़ती है सासाराम बिहार में। तो इस तरह से हमने देखा। अब देखिए बात आती है इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो विस्तार हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले इसका देखिए विस्तार, इसका विस्तार जो पड़ेगा, इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उसके बाद आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद आपको देखने को मिलेगा बिहार में, और इसका विस्तार आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। देखिए अगर आपसे बात करी जाए इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर बात करी जाए विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है सद्भावना, और उसकी लंबाई ऊंचाई है 739 मीटर। और ये कहाँ पड़ेगी, तो ये पड़ेगी एमपी में या मध्य प्रदेश में। आई बात समझ में। तो देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी भ्रंश घाटी पर्वत है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है और क्या करता है, जल विभाजक का भी कार्य करता है। इसका हमने क्रम देखा है किस तरह से रहता है, ये कौन कौन से राज्यों में विस्तार है इसका, और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो सद्भावना है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 739 मीटर है। देखिए उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, इससे अगला पर्वत आएगा और सतपुड़ा पर्वत। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है अगला, इसलिए हम देखिए चित्र के अनुसार ही पढ़ेंगे, उसे भी मैं इसे साफ कर देता हूं। तो देखिए हमने विंध्याचल पर्वत पढ़ लिया, हमने अरावली पढ़ लिया, उसके नीचे आता है देखिए सतपुड़ा। देखिए सतपुड़ा का विस्तार अगर बात करी जाए तो ये 3 भागों में बटा हुआ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। 3 भाग हैं इसके, इस तरह से, इस तरह से देखा जाए तो इसके 3 भाग हैं। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है सतपुड़ा। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है महादेव। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मैकाले। और इसे संपूर्ण को या टोटल को मिलाकर ही हम क्या कह देते हैं, तो इसे हम कहते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसे कंप्लीट को मिला के हम क्या कहते हैं, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले किस प्रकार का पर्वत है, तो ये क्या है, ब्लॉक माउंटेन है या भ्रंश घाटी पर्वत है। ये कैसा पर्वत है, तो भ्रंश घाटी पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाए इसका विस्तार कहाँ है,
तो आप बताएंगे इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलेगा? तो गुजरात में मिलेगा इसका विस्तार। इसका विस्तार आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, गुजरात में मिलेगा इसका विस्तार आपको। इसका विस्तार आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। देखिए और कहाँ मिलेगा इसका विस्तार देखने को आपको? तो इसका विस्तार आपको और देखने को मिलेगा आगे, मध्य प्रदेश से आगे आप देखेंगे तो मिलेगा छत्तीसगढ़ में। इस तरह से इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर बात करी जाए इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी, सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम है धूपगढ़। उसका क्या नाम है? तो धूपगढ़ है। और ऊंचाई कितनी है? तो उसकी है 1350 मीटर। देखिए अगर बात करी जाए आपसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताएंगे धूपगढ़। अगर वो आपसे इसमें भी पूछे थी कि ये धूपगढ़ इन तीनों में किस पर स्थित है, तो धूपगढ़ जो है वो किस पर स्थित है? तो महादेव पर स्थित है। तो आप लिख देंगे ब्रैकेट में कहां पर स्थित है? तो महादेव पहाड़ी पर। किस पर स्थित है? महादेव पहाड़ी पर। क्योंकि कंप्लीट को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? सतपुड़ा पर्वत। देखिए इसके बाद एक चोटी और पड़ेगी और वो कहां पड़ती है? तो मैकाले पर्वत पर। उस चोटी का नाम है अमरकंटक। उस चोटी का क्या नाम है? तो अमरकंटक। और ये अमरकंटक चोटी जो है, अगर आपसे पूछा जाए मैकाले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी है? अमरकंटक। तो अमरकंटक क्या है? तो मैकाले की सबसे ऊंची चोटी, मैकाले पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? तो अमरकंटक। तो आप बताएंगे अमरकंटक जो है वो मैकाले पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है वो है 1036 मीटर। तो ये तो हमने देखा कि इसका विस्तार कहाँ है, इसकी चोटियां कौन कौन सी हैं और ये किन पहाड़ियों से मिलकर बना है। तो देखिए और खासियत इसकी क्या है वो हम देख लेते हैं आगे। देखिए अगर बात करी जाए अमरकंटक चोटी जो है, इससे एक नदी निकलती है यहाँ से और इस तरह से बहती हुई कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिर जाती है। और एक नदी इधर से निकलती है और ऐसे बहती हुई कहाँ गिर जाती है? तो अरब सागर में गिर जाती है। ऊपर वाली जो नदी जो है इसका नाम है नर्मदा। और ये कौन सी है? तो ये है ताप्ती या तापी नदी। नदियाँ क्या है? तो सतपुड़ा पर्वत के दोनों ओर बहती हैं। अगर बात करी जाए तो लिखेंगे सतपुड़ा ये है। अगर आपसे पूछा जाए इसके पश्चिम में कौन सी नदी है, नहीं उत्तर में या ऊपर की ओर कौन सी नदी है, तो कौन सी है? नर्मदा। और इधर कौन सी नदी बहती है? तो इधर बहती है ताप्ती। और ये दोनों नदियां क्या हैं? तो ये दोनों नदियां आप जानते ही हैं, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां दोनों हैं ये नर्मदा और ताप्ती। तो आप जानते ही हैं सतपुड़ा पर्वत कैसा है? भ्रंश घाटी पर्वत है, इसलिए ये नदियां भी कैसी हैं? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली ही नदियां मानी जाती हैं। तो देखिए अगर बात करी जाए आपसे इसका क्रम लगवाए गंगा नदी से लेकर, तो हम देखेंगे क्या क्रम आता है इसका। क्रम देख लेते हैं क्या क्या आता है इसका। तो सबसे ऊपर जो क्रम आएगा तो वो आएगी गंगा नदी। अब पूरा क्रम लगाएंगे गंगा, उसके नीचे आएगी क्या? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के नीचे क्या आएगा? तो उसके नीचे आएगा नर्मदा नदी। नर्मदा से नीचे क्या आएगी? सतपुड़ा। सतपुड़ा से नीचे की अगर बात करी जाए तो क्या है? ताप्ती। और ऊपर तो आप जानते ही हैं वो क्या है? तो हिमालय। तो ये क्रम रहता है इसका। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला पढ़ लिया हमने, विंध्याचल पर्वतमाला पढ़ी और हमने क्या पढ़ा है? तो अरावली श्रेणी पढ़ ली है। अब देखते हैं, देखिए ये तो हमने पढ़ लिए हैं पर्वत। अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए जैसे आप ये जानते हैं ये वाला भाग क्या है? तो ये वाला तटीय भाग है और ये वाला क्या भाग है? तो तटीय भाग है।
अब क्या है, इधर भी पर्वत पाए जाते हैं, इधर भी पर्वत पाए जाते हैं, यहाँ भी पर्वत है और नीचे की ओर भी पर्वत है। तो जो इधर पर्वत बोलते हैं पाए जाते हैं और इधर पर्वत पाए जाते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं घाट। और घाट में कैसे, इधर वाला पाए जाने वाले हो गए पश्चिमी घाट और इधर के पाए जाने वाले हो गए पूर्वी घाट। तो देख लेते हैं, अब इनके बारे में पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम पढ़ेंगे अब घाट। और घाट कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के। एक को बोलते हैं पश्चिमी घाट और दूसरा क्या है, तो पूर्वी घाट। देखिए अगर बात करी जाए इसका विस्तार कहां से कहां तक है, अगर आपसे पूछा जाए कहां से कहां तक है, तो आप बताएंगे गुजरात से लेकर कहां तक है, तो तमिलनाडु तक। इसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग इस घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए इस घाट की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे लगभग 1600 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई पड़ती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए यह 2 भागों में विभाजित है, यह 2 भागों में विभाजित है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर आपको दर्रे भी देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करी जाए इसे क्या बोलते हैं हम, तो उत्तर वाला या ऊपरी पश्चिमी घाट, और इसे हम क्या बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी घाट या नीचे वाला पश्चिमी घाट। अब देखिए इन्हें कौन अलग करता है, तो लिखेंगे उत्तरी पश्चिमी घाट और दक्षिणी पश्चिमी घाट। किसके द्वारा अलग होते हैं, तो ये जो अलग होते हैं 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, इससे क्या होते हैं, ये तो अलग होते हैं। 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है वो उत्तरी पश्चिमी तट और दक्षिणी पश्चिमी तट को क्या करता है, अलग करता है। तो ये हमने देखा किस तरह से ये अलग होते हैं। देखिए इसे पश्चिमी तट का एक नाम और है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम सह्याद्री भी कहते हैं, इसे हम सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं। अब देखिए ये तो हमने इसकी बेसिक जानकारी देख ली। अब देखते हैं हम इस पर बनाकर कौन कौन सी इसमें पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं, तो हम देख लेते हैं। देखिए साफ करेंगे इसे हम। देखिए सबसे ऊपर पहले कौन सा राज्य पड़ेगा, तो गुजरात पड़ेगा, है ना। गुजरात से नीचे आएंगे तो हम क्या पड़ेगा, फिर महाराष्ट्र पड़ेगा। महाराष्ट्र में इसमें यहाँ पर एक पहाड़ी स्थित है, क्या है इस पर एक, महाराष्ट्र में इसके पर एक क्या पहाड़ी स्थित है, और इस पर हम बोलते हैं महाबलेश्वर। उससे देखिए थोड़ा सा इधर आएंगे तो यहाँ पर क्या पड़ती हैं, यहाँ पर पड़ती हैं हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। और इन्हीं हरिश्चंद्र की पहाड़ियों पर कालसूबाई, ये क्या है, चोटी है। और इसकी अगर बात करी जाए ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। और ये क्या है, तो ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है।
ये जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ पड़ती है? तो ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ती है। उसके बाद देखिए हम नीचे आएंगे थोड़ा, तो महाराष्ट्र के बाद क्या आएगा? गोवा। और गोवा में हमें पढ़ना नहीं, हम क्या पढ़ेंगे? तो कर्नाटक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कर्नाटक में पड़ती हैं कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ। कर्नाटक में क्या मिलेंगी आपको? कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ। और क्या मिलेंगी कर्नाटक में ही आपको देखने को? तो कर्नाटक में ही आपको देखने को मिलेंगी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कर्नाटक में ही आपको क्या देखने को मिलेंगी? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी मिलेंगी आपको देखने को। और देखिए ये सारी चीजें हमने देखी। इस तरह से क्या होता है, इसके नीचे आ जाता है फिर केरल। यहाँ क्या पड़ेगा? केरल। और केरल में आपको देखने को मिलेंगी, देखिए आपने सुना होगा अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदी। तो देखिए यहाँ पर कहाँ क्या मिलेगा आपको देखने को? तो यहाँ पर मिलेगा आपको अन्नामलाई का विस्तार। केरल में है, तमिलनाडु में है अन्नामलाई का विस्तार। तो आपको केरल में क्या देखने को मिलेगा? अन्नामलाई का विस्तार। तो देखिए अगर बात करी जाए पश्चिमी घाट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पश्चिमी घाट का सबसे पहले विस्तार हमने देखा। विस्तार कौन कौन से राज्य में है? तो विस्तार कहाँ कहाँ है? तो आपको आप बताएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आप बताएंगे कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आप बताएंगे केरल। तो इन राज्यों में क्या है? इसका विस्तार है। और ऊपर लिख लेंगे आप गुजरात। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में क्या है? इसका विस्तार है। देखिए अगर बात करी जाए तो यहाँ पर क्या पड़ती है? महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं। हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ भी महाराष्ट्र में स्थित हैं। हरिश्चंद्र की पहाड़ी पर ही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। उससे नीचे हम आएंगे तो कुद्रेमुख आएगा। आपने कुद्रेमुख कहानी भी सुनी होगी कर्नाटक की। तो ये कुद्रेमुख पर्वत है। और ये कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। ब्रह्मगिरी भी कहाँ पड़ता है? तो दोनों ये कहाँ पड़ते हैं? दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? तो ये दोनों ही कर्नाटक में पड़ते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है केरल में। तो इस तरह से हमने पश्चिमी घाट देखा। देखिए उसके बाद कौन कौन सी पहाड़ियाँ इसमें आती हैं। देखिए यहाँ पर मिलेंगी आपको इस तरह से। ये क्या है? तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। और ये क्या है? तो ये अजंता की पहाड़ी है। अजंता की पहाड़ी मिलेंगी आपको देखने को। कहाँ मिलेंगी? ये भी महाराष्ट्र में मिलेंगी देखने को। बहुत अच्छे से बनाना है, बिल्कुल भी इसमें आपको गंदगी नहीं करनी है। बहुत अच्छे साफ सुथरा बनाना है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ आपको क्या मिलेंगी देखने को? तो आपको मिलेंगी अजंता की पहाड़ियाँ। और देखिए आपको क्या मिलेंगी यहाँ पर देखने को? तो इधर थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यहाँ पर मिलेंगी आपको महाराष्ट्र में ही सतमाला की पहाड़ी। और क्या मिलेंगी आपको? यहाँ सतमाला की पहाड़ी देखने को मिलेंगी। आया आपको समझ में? बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए पश्चिमी घाट में हमने पढ़ा है। ये क्या है? इस तरह से हमने अजंता और सतमाला देखा, हमने महाबलेश्वर देखा, हरिश्चंद्र देखा, कुद्रेमुख देखा, ब्रह्मगिरी, अन्नामलाई। और ये दोनों भी कहाँ स्थित हैं? ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये तो हमने क्या पढ़ा है? पश्चिमी घाट पढ़ा है। हम देखिए पूर्वी घाट पढ़ते हैं। पूर्वी घाट में क्या क्या है? तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं पूर्वी घाट में। देखिए पूर्वी घाट का विस्तार मैं साफ करके बनाता हूँ दोबारा। ये क्या है? तो पूर्वी घाट। अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी घाट का विस्तार तो कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताएंगे उड़ीसा से लेकर, और कहाँ तक विस्तार है इसका? तो तमिलनाडु तक। उड़ीसा से लेकर कहाँ तक विस्तार है इसका? तमिलनाडु तक है। अब देखिए अगर बात करी जाए इसकी लंबाई लगभग कितनी है इस घाट की, तो लगभग 1650 किलोमीटर। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए देखिए क्या है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी पूर्वी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी
वो है विशाखापट्टनम। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी घाट की दूसरी सर्वाधिक, ये तो पहले नंबर की हो गई, उसके बाद इसके बाद कोई किसका नंबर आता है, तो उसका नंबर आता है महेंद्रगिरी। दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी है। पहली कौन सी है, तो विशाखापट्टनम है। तो देखिए इस तरह से क्या है इसका विस्तार है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती है वो हम देखेंगे। तो यहाँ से इसका विस्तार हम देखेंगे, तो यहाँ से लेकर क्या पड़ता है यहाँ तक इस तरह से इसका विस्तार पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली कौन सी पहाड़ी पड़ेगी, इस तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर पड़ेंगी सेवराय की पहाड़ियाँ। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी पड़ेगी, तो सेवराय की, ध्यान से बनाएंगे बहुत अच्छे से। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी पड़ेगी, तो सेवराय की पहाड़ी पड़ेगी। उसके बाद देखिए उससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो कौन सी पहाड़ी पड़ेगी, यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर, तो यहाँ पर पड़ेगी जवादी की पहाड़ी। उसके ऊपर देखिए यहाँ आएंगे थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर पड़ती है एक, यहाँ पर पड़ेगी पालकोंडा। इधर थोड़ा सा देखेंगे इस तरह से, तो ये पड़ेगी बेनकोंडा। और थोड़ा सा ऊपर जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नल्लामाला। देखिए अब उससे ऊपर थोड़ा सा आएंगे जब यहाँ पर उड़ीसा में, तो यहाँ पर क्या पड़ता है, तो इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार। इसे क्या बोलते हैं, तो उत्तरी सरकार। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा उड़ीसा में कौन सा पड़ेगा, उत्तरी सरकार। उसके नीचे जो नल्लामाला और बैनकोंडा पड़ेंगी आंध्र प्रदेश में पड़ेंगी। पालकोंडा जो पड़ेगी आंध्र प्रदेश और नागालैंड, वो सॉरी तेलंगाना में पड़ेगी। देखिए मैं बता देता हूँ आपको ये कहाँ पड़ेगी, तो ये है उड़ीसा में। उसके बाद नन्नावाला और बैनकोंडा दोनों कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा जो पड़ेगी आपकी, पालकोंडा पड़ेगी आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। उसके बाद ये कहाँ पड़ेंगे दोनों, तो ये तमिलनाडु में पड़ेंगी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये क्या है, तो ये पूरा मिलाकर क्या बनता है, तो ये क्या मिलता है पूरा बनाकर, ये मिलाकर बनता है पूरा पूर्वी घाट। ये क्या है, तो ये मिलाकर क्या बनना है, पूरा पश्चिमी घाट। ये क्या बनना है, पश्चिमी घाट, और ये क्या बनना है, पूर्वी घाट। अब देखिए अगर बात करी जाए तो यहाँ पर एक श्रेणी पड़ती है। देखिए हमने पढ़ लिया पूर्वी घाट और हमने पढ़ा है पश्चिमी घाट। अब देखिए इनके मध्य में जो पर्वत पड़ते हैं वो हमें पढ़ने हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से पर्वत पड़ते हैं। देखिए ये वाला जो पर्वत है इसे हम बोलते हैं नीलगिरी। ये कौन सा है, तो नीलगिरी। तो नीलगिरी के बारे में ही पढ़ते हैं। नीलगिरी के बारे में पढ़ते हैं, तो देखिए नीलगिरी के बारे में हम जान लेते हैं पहले। तो नीलगिरी से कौन कौन सी श्रेणियां निकलती हैं और कौन कौन सी टच होती हैं, तो देखिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नीलगिरी से देखिए आप देख रहे होंगे ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। आप देख रहे हैं पूर्वी घाट है और ये क्या है, पश्चिमी घाट। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को क्या कर रहा है, ये दोनों को मिला रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलन स्थली क्या है, तो नीलगिरी पर्वत है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलन स्थली पे जो पड़ता है वो कौन पड़ता है, तो पड़ता है नीलगिरी पर्वत। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलन स्थली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है।
कि बताइए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थली किसे कहते हैं, तो हम किसे कहते हैं, नीलगिरी पर्वत को। देखिए उसके बाद अगर आगे देखा जाए तो इसकी हम देखेंगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ पड़ता है, तो आप देखेंगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा केरल में मिलेगा विस्तार, विस्तार कहाँ मिलेगा आपको, केरल में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, उसके बाद आपको हल्का फुल्का कहाँ मिलेगा, तो आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर बात करी जाए इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो उसका क्या नाम है, तो इसी पर पड़ती है और उसका नाम क्या है, तो डोडा बेटा। वो क्या है, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे 2637 मीटर। तो 2637 मीटर क्या है, तो इसकी ऊंचाई है, और ये क्या है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा देखिए आपको। उसके बाद हम देखेंगे, ये आया समझ में, डोडा बेटा जो है वो क्या है, सर्वाधिक ऊंची चोटी पड़ती है नीलगिरी की। उसके बाद देखिए मैं इसे साफ करता हूं और नीचे बनाते हैं जो बचे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक पर्वत का विस्तार है इस तरह से, और इसे हम क्या बोलते हैं, तो अन्नामुदी। इसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इसे बोलते हैं अन्नामलाई। तो देखिए लिखिए आप अन्नामलाई। इसी पर क्या है, चोटी स्थित है, इसी पर क्या एक चोटी स्थित है, और इसे हम क्या कहते हैं, तो अन्नामुदी। ये क्या है, चोटी है, और पर्वत का क्या नाम है, तो अन्नामलाई। और इसकी ऊंचाई कितनी है अन्नामुदी की, तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। देखिए अगर और देखें हम, ये है पूरा विस्तार इसका ऐसे। अगर आपसे पूछा जाए अन्नामुदी कहाँ पर है, तो वो पड़ेगी केरल में। तो देखिए अगर मैं और देखते हैं, यहाँ पर देखिए इससे इधर को, यहाँ पर ये पहाड़ियाँ स्थित हैं, इधर को एक पहाड़ियाँ इधर को जाती हैं, ये इसे हम बोलते हैं पालनी की पहाड़ी। और इसे हम बोलते हैं कार्डेमम की पहाड़ियां। इसे हम क्या बोलते हैं, तो कार्डेमम, या इसी को बोलते हैं इलायची। यही क्या है, कार्डेमम की पहाड़ियां, और यही क्या है, इलायची की पहाड़ियां हैं। तो देखिए और क्या मिलेगा आपको देखने को, यहां तो लिखेंगे आप अन्नामलाई, अन्नामलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी अन्नामुदी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर। और इसी के साथ क्या है, तो यह है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के साथ क्या है, तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं, अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पड़ेगी, तो आप बताएंगे केरल। कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं, तो आप बताएंगे ये पड़ती हैं कार्डेमम में इलायची की पहाड़ियां, तो ये भी कहाँ पड़ती हैं, तो केरल में। ये कहाँ पड़ती हैं, केरल में। उसके बाद अब देखिए नीचे आपने देखा होगा तो पालिनी की पहाड़ी, ये कहाँ पड़ती हैं, तो तमिलनाडु में। और इसी पालिनी की पहाड़ी पर एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध तमिलनाडु का पर्यटन स्थल है,
बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और उसे हम क्या बोलते हैं, कोडाईकनाल। कोडाईकनाल किस पर स्थित है, तो पालनी की पहाड़ियों पर, और ये क्या है, तो एक पर्यटक स्थल है, बहुत मशहूर और बहुत सुंदर है, इसलिए ये प्रसिद्ध कई बार पूछा भी गया है। और देखिए ये आपने पढ़ा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे दक्षिण जो पर्वतमाला है उसका क्या नाम है, तो देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यहाँ पर ये वाली, तो इसे आप यहाँ पर जगह नहीं लिखने के लिए मैं इधर लिख देता हूँ। तो आप बताएंगे भारत की सबसे दक्षिण, तो वो कौन सी है, तो वह है, मैंने आपको वहां बनाकर दिखाई है और उसका नाम है नागरकोइल। उसका नाम क्या है, तो नागरकोइल। नागरकोइल क्या है, तो भारत की सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी है। तो इस तरह से देखिए हमने ये पर्वतों के बारे में पढ़ा है। हमने पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों पढ़ा है, हमने जो मध्य में पढ़ते हैं पर्वत उनके बारे में पढ़ा है। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ लेते हैं आगे चोटियाँ कौन कौन सी हैं, इनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हमें रहता है, तो देख लीजिए कौन कौन सी चोटी कैसी कैसी स्थित है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो देखिए अगर बात करी जाए, आपसे पूछे भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे K2 या गोडविनोस्टीन, और ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर। पहला क्वेश्चन, इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। दूसरा बात, अगर आपसे पूछा जाए किस श्रेणी का भाग है, तो ये है काराकोरम, और क्या ये भारत में पड़ती है, तो नहीं पड़ती है, पीओके में पड़ती है, लेकिन पीओके को हम अपना हिस्सा मानते हैं, तो इसलिए इस चोटी को हम क्या मानते हैं, अपनी मानते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, बताइए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताएंगे कंचनजंगा। और कहाँ पड़ती है, तो ये आप बताएंगे सिक्किम में पड़ती है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8598 मीटर। तो ये क्या है, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। फिर आपसे पूछा जाए, बताइए दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो आप बताएंगे अन्नामुदी, और वो कितनी ऊंचाई है, तो आप बताएंगे 2695 मीटर। कहाँ पड़ती है, तो केरल। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी, तो वो है डोडा बेटा, और उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2637 मीटर। और कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है तमिलनाडु में। तो देखिए हमने ये देखा जो भारत के मुख्य पर्वत हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी खासियत क्या है, और उन पर जो चोटियाँ पड़ती हैं वो कौन कौन सी हैं, उनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से राज्यों में उनका विस्तार है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो देखिए मैं मानता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट से लिख कर ज़रूर बताएं। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं या आपकी हेल्प कर सकती हैं आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने में, तो देखिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये हम कंप्लीट ज्योग्राफी ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, तो आप लगातार इन वीडियो को देखिए और अपनी ज्योग्राफी की क्लासें लगातार लेते रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। अपने घर रहें और सुरक्षित रहें। ओके, धन्यवाद।